अनाथ बहनों का जादुई अंडा पुलाव। भाई साहब, सारा खाना बना दिया है और शादी भी खत्म हो गई है। अब मैं अपने घर के लिए निकल रही हूँ। आप मुझे जाने की इजाजत दीजिए और मेरी कमाए हुए पैसे दे दीजिए। सुष्मिता बहन, तुम्हारे हाथों का तो स्वाद ही ऐसा है कि मेहमान इतने खुश हुए हैं कि मैं तुम्हें बता ही नहीं सकता। तुम यहाँ पर आई, तुमने मेरे कहने पर खाना बनाया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये लो तुम्हारे हिस्से के पैसे, और ये नेक भी। सुष्मिता नेक और अपने पैसे लेकर बहुत खुश होती है, जिसके बाद वह चुपचाप अपने घर के लिए निकल पड़ती है। घर पर आने के बाद वह इतनी ज्यादा थक चुकी थी कि आते ही अपने गरीब घर की चारपाई पर लेट जाती है। अरे माँ, क्या हुआ आपको? बहुत ज्यादा थक गई हो। रुको, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। प्रियंका पढ़ाई छोड़कर एक गिलास पानी लाकर अपनी माँ को देती है। तभी उसकी बड़ी बेटी सोनाली प्रियंका से कहती है, प्रियंका, माँ को भूख भी लगी होगी, जाओ जरा उन्हें खाना परोस कर दे दो, मैंने उनके लिए खाना बनाया है। जैसे ही प्रियंका अपनी बहन सोनाली की बात मानकर खाने की थाली लेकर आती है, खाना देखते ही सुष्मिता बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। कितनी बार तुम्हें कहा है कि तुम्हें घर में खाना नहीं बनाना, लेकिन तुम दोनों मेरी बात नहीं मानती हो। अरे तुम्हें भी मेरी तरह बनना है क्या? मैंने तुम्हारे लिए कितने सपने सजाए हैं। मैं चाहती हूं कि तुम क्या से क्या बन जाओ, और तुम हो कि मेरी बात को समझना ही नहीं चाह रही हो। कितनी बार कहा है अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया करो, ना कि चूल्हे चौके में। माँ, हमने सोचा कि आप बहुत ज्यादा थक जाती हो, इसलिए हमने खाना बना दिया। मेरे बारे में तुम्हें सोचने की कोई जरूरत नहीं है। आइंदा तुमने दोबारा घर में कोई काम किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चुपचाप अपनी पढ़ाई करो। मैं चाहती हूं कि तुम पढ़ लिख कर किसी लायक बनो, ना कि मेरी तरह शादी पार्टी में खाना बनाती फिरो। सुष्मिता के डांटने पर उसकी दोनों बेटी बहुत ज्यादा मायूस हो जाती हैं, जिसके बाद वह दोनों चुपचाप अपनी पढ़ाई करने लगती हैं। उस रात सुष्मिता बहुत ज्यादा परेशान होती है और पूरी रात वह अपने दिमाग में सोचती रहती है, मेरा पति मुझे छोड़कर चला गया। उसके जाने के बाद मैं कितना कष्ट झेलकर अपनी दोनों बेटियों को स्कूल में डालकर उनकी पढ़ाई के लिए पैसा निकालती हूँ, उनका खाना पीना देखती हूँ। ये जिंदगी कितनी छोटी है और काम बहुत सारे। ये सब कैसे होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा। कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपनी बेटियों को आगे बढ़ते हुए देख ही ना पाऊं। कहीं उससे पहले ही मुझे कुछ हो गया तो। सुष्मिता ऐसा कहती है कि वह डिप्रेशन में चली जाती है और सोचते सोचते उसको अचानक से हार्ट अटैक आता है और वह बिस्तर में ही लेटी लेटी तड़प तड़प कर मर जाती है। अगले दिन जब सवेरा होता है तो सुष्मिता की दोनों बेटियों को पता चल जाता है कि वह अब इस दुनिया में नहीं रही। माँ, आप हमें छोड़कर नहीं जा सकती हो। आप ऐसा कैसे कर सकती हो? माँ, उठो ना माँ। दीदी, क्या हुआ? माँ क्यों नहीं उठ रही है? माँ को उठाओ दीदी। दोनों बहनें फूट फूट कर रो रही थी। गांव के कुछ लोग मिलकर उसकी माँ का अंतिम संस्कार करवा देते हैं, जिसके बाद दोनों बहनें उस घर में अकेली पड़ जाती हैं। अब इसी के चलते उनकी पढ़ाई भी छूट जाती है। और एक दिन जिस किराए के घर में वो रह रहे थे, उसका मकान मालिक घर पर आता है और उन दोनों को घर से बाहर निकाल देता है। देखो, अब तुम्हारी माँ तो रही नहीं और मुझे ये मकान दोबारा से किराए पर देना है। तुम दोनों कहाँ से भरोगे इसका किराया? चलो, अब तुम यहाँ से चली जाओ। ऐसा क्यों बोल रहे हो? भला हम लोग कहाँ जाएंगे? हमारे पास तो कोई रहने का ठिकाना भी नहीं है। एक यही तो हमारे सर पर छत थी। अरे मैंने क्या तुम्हारा ठेका ले रखा है? मुझे नहीं पता, जहां जाना है चली जाओ। गगन के चिल्लाने पर रूपाली और प्रियंका दोनों वहां से चली जाती हैं और चलते चलते वह एक बड़े से पाइप के पास आकर रुकती हैं, जहां उन्हें ठहरने की जगह दिखती है। बहुत ठंड है, इस पाइप के अंदर चलते हैं, कम से कम थोड़ी सी ठंड कम लगेगी। उस पाइप के अंदर बैठने के बाद दोनों बहनें आपस में बातें करती हैं। हम लोग क्या करें? ना हमारे पास पैसा है और ना खाने के लिए खाना। इस तरह तो हम भूखे प्यासे यहीं मर जाएंगे। तो मैं सोच रही थी क्यों ना हम लोग अंडे का बना हुआ कुछ बनाकर बेचें, उससे हम कुछ पैसे कमा सकते हैं। हाँ दीदी, आप बिल्कुल सही कह रही हो। आपको अंडे की पुलाव बहुत अच्छे बनाने आते हैं। आप अंडे की पुलाव बनाइए, लोग बहुत शौकीन होकर खाएंगे। लेकिन अंडे के पुलाव बनाने के लिए हमारे पास पैसे तो नहीं है। हम कहाँ से पैसों का इंतजाम करें?
सामान कैसे लेंगे हम लोग? प्रियंका थोड़ी देर शांत हो जाती है। ये सोने की बालियां देखो दीदी, क्यों ना हम इन सोने की बालियों को बेच दें और इन पैसों से हम अंडा पुलाव बनाने का सामान ले आएं। ये बालियां माँ ने हमें दी थी। उनकी आखिरी निशानी पर अगर जीना है तो हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। ऊपर से हमारी पढ़ाई भी छूट गई, माँ का सपना भी पूरा करना है। रूपाली ऐसा सोचने के बाद अपनी और अपनी बहन की सोने की बालियां बेचकर अंडा पुलाव बनाने का सामान ले आती है। वह खूब मन लगाकर अंडा पुलाव बनाती है और बेचने की कोशिश करती है। ले लो अंडा पुलाव स्वादिष्ट गर्मा गर्म अंडा पुलाव। प्रियंका की आवाज लगाने पर 1 से 2 लोग वहां इकट्ठा होते हैं और अंडा पुलाव खाने के बाद बहुत बुराइयां करते हैं। ये क्या अंडा पुलाव है? इतनी बकवास है, कोई जायकेदार नहीं है। तुम जैसे लोग बस पैसा मांग कर लूट ही सकते हो। 2 कौड़ी का अंडा पुलाव बनाई है। पूरे दिन इतनी मेहनत के बाद बेचारी रूपाली की अंडा पुलाव नहीं बिक पाती। इसके चलते वो बहुत ज्यादा मायूस होती है। बहुत सारी अंडा पुलाव बच भी जाती है। इतनी सारी अंडा पुलाव बच गई, हमारा बहुत नुकसान हुआ। आज समझ नहीं आ रहा अब क्या करूं। तभी रूपाली को कुछ दूरी पर कई सारे फुटपाथ पर गरीब लोग दिखाई देते हैं। रूपाली वह सारी अंडा पुलाव उन लोगों में बांट देती है, जिसके बाद वह थोड़ी सी अंडा पुलाव खुद भी खा लेती है और अपनी बहन को भी खिला देती है। जिसके बाद वह दोनों इस पाइप में सो जाते हैं। लेकिन रूपाली परेशान होकर पूरी रात सोचती रहती है। इतने सारे पैसे बर्बाद हो गए, अब हम लोग क्या करेंगे? कोई हमारी मदद करने वाला भी नहीं है। रूपाली ऐसा सोच सोच कर सो जाती है। फिर उसे सपना आता है। सपने में उसकी माँ उससे पूछती है, क्या हुआ बेटी, क्यों परेशान हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हमने बहुत कोशिश की। मैं अपनी बहन को पढ़ाना चाहती हूँ, खुद भी पढ़ना चाहती हूँ, लेकिन अफसोस मैं नाकामयाब रही। मेरी अंडा पुलाव कोई पसंद नहीं करता, कोई नहीं खाता। मायूस मत हो मेरी बेटी, मैं तुझे एक ऐसी चीज दूंगी जिसके बाद सब लोग तेरे हाथ की अंडा पुलाव खाएंगे। ऐसा कहकर सुष्मिता एक खाना बनाने की करची अपनी बेटी को दे देती है और अचानक से गायब हो जाती है। इसके बाद रूपाली सुबह नींद से जाग जाती है। उसके हाथों में वही करची होती है जो उसकी माँ ने उसे सपने में दी थी। अरे, ये तो वही करची है जो माँ ने मुझे सपने में दी थी। अपनी माँ के सपने को देखने के बाद रूपाली को हौसला आता है और वह फिर से अपनी पुलाव बनाने की कोशिश करती है। वह अंडा पुलाव बनाते वक्त अपनी माँ की दी हुई करची का इस्तेमाल करती है, जिससे उस पुलाव के अंदर बहुत ही डिलीशियस खुशबू निकलती है। उस खुशबू से लोग पूरी तरह आकर्षित होते हैं और रूपाली की अंडा पुलाव की दुकान के आगे भीड़ लगा लेते हैं। बाप रे बाप, इतनी ज्यादा भीड़! प्रियंका अपनी बहन रूपाली की मदद करती है और अंडा पुलाव वहां खड़े सभी लोगों को बेचती है। अंडा पुलाव खाकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं और रूपाली की तारीफ करने लगते हैं। क्या बात है, क्या बात है जी, कितनी स्वादिष्ट अंडा पुलाव है ये, मजा ही आ गया। अरे ऐसी अंडा पुलाव तो मैंने जिंदगी में कभी नहीं खाई, बहुत ही स्वादिष्ट है भाई। देखते ही देखते लोग अंडा पुलाव खाने के बाद रूपाली को 40 रुपए प्लेट से ज्यादा पैसे देकर जाते हैं, क्योंकि सभी लोग उसके अंडा पुलाव को खाकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। शाम तक दोनों बहनें मिलकर खूब पैसे कमा लेती हैं। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा दीदी, हमने इतने पैसे कमा लिए। देखो, इतने पैसे तो कभी माँ ने भी नहीं कमाए होंगे। माँ की दी हुई ये कर्जी हमारे पास है, हम इसी तरह पैसे कमाते रहेंगे। माँ का आशीर्वाद है ये, इससे मैं जादुई पुलाव बनाती हूँ और लोग उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। दोनों बहनें अंडा पुलाव की दुकान को चलाती थी और साथ में अपनी पढ़ाई भी शुरू कर देती हैं। अब उनके पास पैसों की जरा भी कमी नहीं होती। कुछ ही समय में वो अपना घर लेकर अपनी अंडा पुलाव की दुकान को बड़ा बना देती हैं, जिसमें वह कुछ कारीगर भी रखती हैं। इसी के चलते वह बस जादुई पुलाव को स्वादिष्ट बनाने के लिए पतीले में करची को हल्का सा घुमा देती हैं, जिसके बाद स्वादिष्ट अंडा पुलाव बनकर तैयार हो जाता है। हाँ, अब आ रही है ना इसके अंदर से बहुत ही स्वादिष्ट खुशबू। जाओ, लोगों को ये सर्व करो। कुछ वक्त में रूपाली अपनी बहन को पढ़ा लिखा कर एक काबिल इंसान बना देती है, तो वहीं खुद एक अंडा पुलाव का रेस्टोरेंट चलाती है। दोनों बहनें अब अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल हो जाती हैं। आज तो पानी एकदम बर्फ जितना ठंडा है, हाथ जमने को हो रहे हैं। कड़ाके की सर्दी में सरिता
पुरानी जगह से फटी साड़ी में बैठी बर्तन मांज रही थी। परिवार में ससुर बुधन, सास, दादी सास, 2 बच्चे और मोहन था। पूरे परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी जुटाने की जिम्मेदारी अकेले बूढ़े बुधन पर थी। सुनो जी, घर में जरा भी राशन नहीं है, बहू खाना कैसे बनाएगी? ये लो भाग्यवान, बस 20 ही रुपए हैं अभी के लिए। इतने से देख लेना, आज शाम को दिहाड़ी मिलेगी तो आटा दाल ले आऊंगा। अम्मा की दवाइयां भी लानी है। तभी टूटे फूटे खटिये पर पड़ी हीरा मणि कहती है, बुधन बेटा, अब मेरे जाने का वक्त आ गया है। तू मुझ पर दवाइयों में पैसे खर्च मत कर। पिछले 6 महीने से कमरे का किराया नहीं भरा। तू घर का किराया भाड़ा देख, वरना कहीं ऐसा ना हो कि इस सर्दी में हम गरीबों के सर से ये छत भी छिन जाए। इस सच को स्वीकारना बुधन के परिवार के लिए बड़ा ही मुश्किल था। जहां अमीरों के लिए सर्दियों का मौसम सुहावना होता है, मगर गरीबों के घर परिवार पर ये ठंड जैसे कहर बनकर बीतती है। ऐसे ही समय बीतता गया और एक दिन लालचंद आ धमकता है। अरे ओ बुधन, बाहर निकल। लालचंद जी, आप यहाँ? मैं यहाँ अपने पैसे मांगने आया हूँ। निकाल मेरे पैसे, वरना आज के आज अभी तुम सब मेरा घर खाली करो। लालचंद जी, हमें थोड़ी मोहलत और दे दीजिए, हम आपके पैसे चुका देंगे। तू चुकाएगा मेरे पैसे? खुद तो ठीक से अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो सकता, अपाहिज कहीं का। अब क्या मेरे पैसे भीख मांग कर चुकाएगा? भरी सर्दी में लालचंद बुधन के पूरे परिवार को घर से निकाल देता है। राजू और गुड्डी अपनी नन्ही आंखों से सारा नजारा देख रहे थे। माँ, अब आप, मैं, गुड्डी, बाबूजी, दादा दादी, हम सब कहाँ रहेंगे? पता नहीं बच्चों, चलो। इस तरह से एक बार फिर ठंड का कहर एक गरीब के परिवार को बेघर कर देता है। सभी सड़क पर चलते जा रहे थे। कोहरे के साथ बहती ठंडी हवाएं सीधे हड्डियों में जाकर चुभ रही थी। उन सभी की आंखों में लाचारी के आंसू थे। क्या हुआ राजू बेटा, तू रुक क्यों गया? माँ, बहुत जोर की ठंड लग रही है, घर कब आएगा? बस थोड़ी देर और राजू। देखते देखते पूरा दिन बीत जाता है, मगर उस गरीब परिवार के लिए ठिकाने की खोज अभी खत्म नहीं हुई। रात ढलते ही तेज बर्फबारी भी शुरू हो गई। हीरा मणि की हालत बिगड़ती गई। वह फुटपाथ पर ठंड में पड़ी थी। ठंड के मारे उसके दांत किटकिटा रहे थे। बुधन, अब मैं नहीं बचूंगी बेटा। ऐसा मत कहो अम्मा, तुम हमारे परिवार की नींव हो। मैं कहीं से कुछ ओढ़ने को लाता हूँ। उस गरीब की आंखों से झरझर आंसू गिरे जा रहे थे। वह खुद ठंड में ठिठुरता हुआ रात भर इधर उधर भटकता था, मगर ठंड की उस लड़ाई में हीरामणि जिंदगी की जंग हार जाती है। सुबह तक हीरामणि की लाश फुटपाथ पर पड़ी रहती है। बुधन का पूरा परिवार फूट फूट कर रोता है। क्यों ऊपर वाले, ये तेरी विधि का लिखा कैसा विधान है? सारा दुख दर्द तू हम गरीबों की झोली में ही क्यों डालता है? क्यों डालता है? उस ठंड के कहर ने उस गरीब के परिवार से उसका एक अपना छीन लिया था, मगर उसे अभी और सफर तय करना था। उसने हाथ पसर कर सभी से मदद मांगी। अरे कोई मदद करो, थोड़े पैसे दे दो मुझे, अपनी माँ का दाह संस्कार करना है, मदद करो। इतने में पुलिस की जीप वहां आ जाती है और उसे झाड़ने लगती है। अबे ओए फोकट राम, ये फुटपाथ पर क्या तुम्हारे बाप का घर है जो सारे यहाँ आकर जम गए हो? चलो भागो यहाँ से। कहाँ जाएंगे साहब, हमारे पास कोई ठिकाना नहीं, हमें यहाँ रहने दीजिए। खड़ूस पुलिस मोहन और बुधन पर लाठी बरसाने लगता है। चलते चलते वह एक कचरे के ढेर के पास आते हैं। बहू जानकी, हम यहीं अपना बसेरा बनाएंगे। मगर जी, इस कचरे में हम कैसे रहेंगे? हम सभी को साथ मिलकर सामान जुटाना पड़ेगा। तभी सरिता देखती है कि कचरे के ढेर में एक फटा चिटा तिरपाल फेंका हुआ है। बुधन उस तिरपाल को चारों ओर पेड़ से बांध देता है।
ले देकर अब वही तिरपाल उन गरीबों के लिए सर छुपाने की जगह थी। इतने में सरिता जानकी आग जलाने को जंगल से लकड़ियां बीन कर लाती हैं। माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है, भूख भी लगी है। बच्चों को भूख से मचलता देखकर बुधन और मोहन का कलेजा कचोट पड़ता है और उसकी आंखों से टप टप आंसू गिरते हैं। मेरे बच्चों, अपने गरीब दादा को एक दिन और दे दो, कल मैं दाना पानी कहीं से भी ले आऊंगा। भूख रोटी की कीमत एक गरीब से भला कौन जान सकता है। सभी रात भर ठंड से कांपते हुए उस तिरपाल में काटते हैं, मगर आधी रात बहुत तेज बर्फबारी होती है। ठंड 3 गुना बढ़ जाती है। ये ठंड तो खून जमा देने वाली है, अब क्या करेंगे। इस तिरपाल के नीचे भी ठंड से आड़ नहीं ली जा रही। जानकी, अगर इस ठंड में हमें जिंदा रहना है तो हम सभी को झोपड़ी बनानी होगी। माँ, ठंड लग रही है, कुछ ओढ़ने को दो ना। क्या दूं मेरे बच्चों, यहाँ ओढ़ने को कुछ भी नहीं है। माँ, फिर तो हम भी बूढ़ी दादी की तरह बिना कंबल के मर जाएंगे ना। फिर आप सभी मेरे और गुड्डी के लिए भी रहोगे। ऐसे तो घर के बिना हमारे बाद आप और बाबूजी भी मर जाओगे और फिर दादा दादी भी मर जाएंगे। हम बेघर क्यों हुए माँ? हम सब मर जाएंगे। आंसू पोंछ लो मेरे बच्चों, हम नहीं मरेंगे। हम सभी अपनी झोपड़ी बनाएंगे जिसे हमसे कोई भी नहीं छीनेगा और न कोई हमें भगाएगा। इसके बाद मोहन अपनी अपाहिज कुर्सी से नीचे गिर जाता है और जहां एक तरफ बुधन सर्दी सहते हुए झोपड़ी बनाने के लिए लकड़ी काटता है, वहीं दोनों सास बहू घास फूस इकट्ठी करके झोपड़ी के लिए दीवार बनाती हैं। वह सभी ठंड की मार झेलते हुए 2 दिन बीतने तक मेहनत लगाकर आखिरकार झोपड़ी खड़ी कर लेते हैं, जिसे देखकर सभी की आंखों में आंसू थे। फिर भी बुधन की आंखों पर अपनी माँ की लाश नाच रही थी, जिसे इस ठंड के कहर में उसने खो दिया था। देखो जानकी, हम गरीबों के सर की खोई हुई छत लौट आई। लौट आई। सभी झोपड़ी के अंदर आ जाते हैं। माँ, हमारी झोपड़ी तो बहुत अच्छी है, अब सर्दी नहीं लगेगी, मगर हमारे पास बिस्तर तो है ही नहीं। इतनी ठंड में हम कैसे सोएंगे? गुड्डी, जैसे हम सभी ने मिलजुल कर अपने रहने के लिए झोपड़ी बनाई है, वैसे ही हम बिस्तर भी बनाएंगे। फिर सभी मिलकर इधर उधर से फूस इकट्ठा करते हैं। वहीं राजू और गुड्डी कचरे में से फेंकी हुई बोरियां भी उठा लेते हैं, जिस पर फूस से बिस्तर बनाते हैं और सभी सो जाते हैं। और दोनों गरीब सास बहू अपने परिवार को सर्दी से बचाने के लिए झोपड़ी में फूलों का बिछौना लगाती हैं और सभी सो जाते हैं। मगर बुधन को रात भर नींद नहीं आती है। उसके मन में अभी 2 वक्त की रोटी कमाने की चिंता उसे जगाए हुए थी। अगली सुबह, जानकी, काम देखने जा रहा हूँ, कोई काम मिलेगा तभी तो दाना पानी आएगा। वह दिन भर भूखे प्यासे काम की तलाश में भटकता है, जहाँ उसे ईटा भट्टी में 200 की दिहाड़ी पर रख लिया जाता है। वह ठंड में ईटा ढोता और हाथ जम जाने पर आग ताप कर फिर से उठ खड़ा होता। उसकी आंखों में आज एक खुशी थी, क्योंकि आज वह अपने परिवार को 2 वक्त की रोटी खिला पाएगा। शाम को वो राशन लिए झोपड़ी में लौटता है। ये लो बहू, आटा दाल लाया हूँ, खाना बना लो। आज कई दिनों के बाद हम गरीबों की झोपड़ी में चूल्हा जलने जा रहा है। जिस दिन घर से बेघर हुए थे, आखिरी बार उसी दिन हम गरीबों के घर चूल्हा जला था। ये ठंड भी हम गरीबों से कितने इम्तिहान लेती है। इसके बाद सरिता झोपड़ी के बाहर माटी के चूल्हे पर खाना बनाती है और सभी साथ में मिल बांट कर रोटी खाते हैं। वहीं अब गरीब बूढ़े बुधन की मदद करने के लिए दोनों सास बहू सड़क बनाने के सीमेंट बालू ढोने में मजदूरी करके 100-200 कमा कर लाती हैं, जिसे वह अपने परिवार के लिए कंबल और गर्म कपड़े खरीद कर लाती हैं। अब उस गरीब परिवार के पास ठंड में रहने के लिए झोपड़ी, पहनने के लिए कपड़े और खाने के लिए 2 वक्त की रोटी थी, मगर इसके बदले बुधन को बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी।